पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय, किसके समय? इल्तुतमिश के समय। पहला मंगोल आक्रमण जो है वो इल्तुतमिश के समय हुआ था। और किसने किया था? चंगेज खान। और मैंने लास्ट टाइम बताया था चंगेज खान का दूसरा नाम तेमुचिन। क्या नाम था? तेमुचिन। तो हम ये देखते हैं कि 24 बार मंगोल आक्रमण हुए इसके समय। इसने तुगलकाबाद को बसाकर अपनी राजधानी बनाया, है ना। गयासुद्दीन तुगलक की राजधानी क्या थी? तुगलकाबाद। और ये तुगलकाबाद जो है दिल्ली के समीप है। किसके समीप? दिल्ली के। दिल्ली के समीप ही इसने तुगलकाबाद बसाया और उसको अपनी क्या बनाई? राजधानी। जैसे मैंने बताया था गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान था बंगाल का अभियान। बंगाल के अभियान से लौटा, दिल्ली के बाहर इसके बेटे ने इसका स्वागत और षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र का शिकार हो गया गयासुद्दीन तुगलक और उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद एक शासक, उसका बेटा शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां या जोना खां, जोना खां भी कहा जाता है, पागल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पागल। अब जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो जब ये शासक बना तो इसने कठोर कर नीति अपनाई, टैक्स पॉलिसी, बड़ी कठोर टैक्स पॉलिसी बनाई। अगर कोई राजा टैक्स पॉलिसी बहुत कठोर बना रहा है मतलब वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसके रेवेन्यू में क्या हो? वृद्धि हो, उसका खजाना क्या हो? बढ़े। तो इसने कठोर कर नीति अपनाई। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने राजस्व वृद्धि के लिए दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी। दोआब क्षेत्र में क्या कर दी? कर वृद्धि। अब समझना, दोआब क्षेत्र में पहले कर की दर थी 1/4। कितनी थी? 1/4 को परसेंटेज में बदल दो। कितना परसेंट? 25%। और इसने कर की दर को कर दिया 1/2। 1/2 मतलब 50%। 50% मतलब इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि बढ़ा दी। दिल्ली के आसपास यमुना नदी का क्षेत्र है। दिल्ली कौन से नदी के किनारे? यमुना। तो दोआब का जो क्षेत्र है, दोआब मतलब दो नदियों का क्षेत्र है ना। जैसे ये एक नदी बह रही है, ये एक नदी है, इसमें पानी है, ये नीचे दूसरी नदी है, ये बह रही है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? दोआब क्षेत्र। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो दोआब क्षेत्र में उसने कर वृद्धि कर दी, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने के पीछे उसकी सोच ये थी कि इस क्षेत्र में उत्पादन अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? उत्पादन। सीधी सी बात है, दो नदियां हैं तो किसान अच्छे से सिंचाई करते हैं तो उनका प्रोडक्शन क्या होता है? ज्यादा। तो किसानों का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो किसान ज्यादा क्या दे सकते हैं? रेवेन्यू दे सकते हैं। तो उसने इस योजना को क्या कर दिया? लागू कर दिया। उसकी इस कर को प्रगतिशील कर के रूप में जाना जाता है। किस कर के रूप में जाना जाता है? प्रगतिशील कर, है ना। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्स रेट को अपनाया गया है आज भी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो कर प्रणाली थी वो प्रगतिशील थी, प्रोग्रेसिव थी। और आज वर्तमान में भारत सरकार ने जो कर प्रणाली अपनाई है वो भी कैसी है? प्रोग्रेसिव। प्रगतिशील कर प्रणाली वो होती है जिसमें इनकम पर जितनी ज्यादा इनकम होगी उस पर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। जैसे सरकार ने कहा कि 5 लाख वार्षिक आय कर मुक्त है, मतलब अगर कोई व्यक्ति सालाना 5 लाख रुपए कमा रहा है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर 5 से 20 के बीच, मतलब 5 से अगर कोई ज्यादा कमा रहा है 20 लाख तक तो उसको 10% टैक्स देना है। कोई 50% कमा रहा है तो उसको 20% दे रहा है। तो इस प्रकार की कर प्रणाली को कहा जाता है प्रगतिशील। तो कभी आपसे पूछ ले
भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली है? प्रगतिशील। किस प्रकार की? प्रगतिशील। ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स, 20 लाख वाले से अलग, 30 लाख वाले से अलग, 50 लाख वाले से अलग। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो कर प्रणाली थी वो भी कैसी थी? प्रगतिशील। अब इसने लागू तो कर दी। जिस समय दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि लागू की उस समय अकाल स्थिति होने के कारण पैदावार कम हुई। सरकार, आज की सरकार जब भी कोई योजना लागू करती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन देखती है कि ये किस प्रकार से हो रही है, अभी इसको लागू करने का सही समय है या नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही? अब तुमने टैक्स की रेट बढ़ा दी और वहां अकाल पड़ा है, तो तुम्हें अपनी घोषणा क्या लेनी थी? वापस लेनी थी कि भैया अभी किसान थोड़ी दे पाएंगे, अभी किसानों की स्थिति नहीं है, अगर ऐसे समय में उन पे बोझ डालूंगा तो किसान मेरा क्या करेंगे? विरोध करेंगे। अब उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया और कर बढ़ाए रखा, पैदावार कम हुई। किसानों ने टैक्स करने से क्या, टैक्स जमा करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जगह जगह विद्रोह होने लगे और किसानों ने कई जगह अपनी फसलों में क्या लगा दी? आग लगा दी। आपने देखा है जब किसानों को अपनी फसलों के दाम नहीं मिलते फेंक देते हैं, हाँ या ना? आलू प्याज फेंक देते हैं आलू फेंक देते हैं। वही आलू फिर हमारे कोई कोई भैया, सब नहीं, पानी पतासी वाले ले आते हैं। कोई कोई, सभी नहीं, कहीं बहुत अच्छे, कोई कोई ले आते हैं। वही आलू पड़ा हुआ पानी पतासी मिक्स होता है। नहीं बोलो, ठीक है, चलिए ठीक है। अब खाओ तो मतलब ध्यान रखना कि हो सकता है वही आलू हो जो सड़क किनारे पड़ा था। नहीं, वास्तविक कह रहा हूं, आपको मजाक थोड़ी कर रहा हूं, ये वास्तविक बात है, सही वास्तविक बात है। जब भी आलू फिका हुआ हो ना, एक आदमी झोला लेके बिनता हुआ आपको जरूर दिखेगा, और वो पानी पतासी वाला कोई होगा नहीं, तो बाकी सब ईमानदार है। लेकिन देखो, बेईमान सब जगह है भैया, नहीं तो एक आध कोई ऐसा व्यक्ति रहता है, वो आप समझ जाना। तो भैया इसने विरोध हुआ इसका। जब विरोध हुआ तो इसे ही अपना फैसला क्या करना पड़ा? वापस लेना। अरे नहीं, आप जा खाते हो वहां, वो भैया ऐसा नहीं करते। तो अब इसकी ये योजना जो थी वो क्या हो गई? असफल। कौन सी योजना असफल हुई? टैक्स बढ़ाया, लेकिन टैक्स मिला गया? नहीं मिला। कारण क्या था? अकाल पड़ गया। तो इसकी पहली योजना क्या हो गई? असफल। क्या योजना बनाने से चीजें आसान हो जाती है? नहीं होती। मैं इतनी घंटे पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ऐसा पढ़ूंगा, बस आज से तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। फिर शाम हुई कि नहीं, आज से नहीं, कल से पढ़ूंगा। फिर कल, अरे आज तो भारत और पाकिस्तान का मैच है, ये मैच देख लूं, फिर तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो योजना बनाने से काम हो जाता है क्या? नहीं, योजना को अप्लाई करना पड़ता है, कंडीशन देखनी पड़ती। इसने कंडीशन नहीं समझा, इस कारण इसकी पहली योजना क्या हो गई? असफल। इसने एक विभाग बनाया, अमीरे कोही। यह कृषि से संबंधित था। किससे संबंधित था? कृषि से। अमीरे कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इस विभाग का काम था कि जहां भी सरकारी नियंत्रण की कृषि योग्य भूमि है उसका पता लगाए। क्या करे? उसका पता लगाए, ताकि वो भूमिहीन किसानों को देंगे, फसल पैदावार करवाएंगे और राजकोष में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। लेकिन इस विभाग की स्थापना तो कर दी, लेकिन ये विभाग सही तरीके से काम कर रहा या नहीं कर रहा? जिन लोगों को इस विभाग ने आपने जवाबदारी दी है वो लोग वास्तविक रूप से लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, ये इसने नहीं देखा। तो इस कारण ये विभाग भी क्या हो गया? असफल। इस विभाग के लिए ऐसा कहा जाता है कि उस समय 50 लाख रुपए का खर्च आया था। कितना खर्च आया था? 50 लाख। तो 50 लाख रुपए फूंक दिए इसने, कोई निर्णय मिला क्या? नहीं मिला। मतलब विभाग की स्थापना भी क्या रही? विफल रही। इसका उद्देश्य था कि कृषि योग्य भूमि का पता लगाए और नई नई चीजें खोजे, लेकिन ये विभाग ऐसा नहीं कर पाया। तो उसकी दूसरी योजना भी क्या हो गई? असफल। और इसमें एक चीज देखो, योजना तो बना रहा है लेकिन उसे ठीक तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहा। जैसे भी लाडली बहना योजना शुरू हुई, कब शुरू हुई? 5 मार्च 2003। तो योजना बनाने के बाद वो अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी तो सरकार देख रही है ना। कलेक्टर लगे हुए हैं, कलेक्टर हर जिले में समीक्षा कर रहे हैं कि कितनी योग्य महिलाएं जिनको लाभ दिया जाए। वार्ड स्तर पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा? वार्ड स्तर पे काम हो रहा है, ग्राम पंचायत स्तर पे काम हो रहा है। तो योजना बनी भी है और योजना को अप्लाई भी किया है, इसलिए योजना क्या है? सक्सेसफुल है।
कि कई महिलाओं को, इसका अधिकांश महिलाओं को क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मिल रहा है। तो योजना इसने तो बनाई है, लेकिन क्या योजना के अप्लाई होने पे इसने ध्यान दिया, नहीं दिया। फिर 1327 में इसने राजधानी परिवर्तन किया, और ये राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली से कहां ले गया, देवगिरी। और ये देवगिरी आता है महाराष्ट्र में। कहां आता है, महाराष्ट्र। और आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान भी किया था। किसका अभियान, देवगिरी का अभियान, है ना। तो ये अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया, देवगिरी। अब इसकी सोच देखो, ये हमारा दिल्ली, ये दिल्ली, ये दिल्ली, और ये महाराष्ट्र, और यहां पे आ गया आपका देवगिरी। क्या आ गया, देवगिरी। अब सीधे राजधानी ये उत्तर से कहां ले गया, साउथ में। आया नहीं आया। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि मंगोल आक्रमण के डर से ये अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले आया, देवगिरी। एक तो ये कारण दिया जाता है। दूसरा कारण ये दिया जाता है कि इसका जो इतना बड़ा इसका साम्राज्य था, ये चाहता था कि राजधानी उसके केंद्र में हो। क्या हो, राजधानी उसके केंद्र में। तो ये राजधानी दिल्ली से उठा के कहां ले आया, देवगिरी ले आया। कहां ले आया, देवगिरी। अब दिल्ली से ये सारे लोगों को उठा के कहां लेके आ गया, देवगिरी। कहां लेके आ गया, देवगिरी। लेकिन कुछ ही समय के बाद देवगिरी की स्थिति खराब होने लगी, है ना। वहां की सरकार की जो टैक्स पॉलिसी थी वो अप्लाई नहीं हो पाई। जब टैक्स पॉलिसी अप्लाई नहीं हो पाई तो सरकार का जो खजाना था वो क्या रह गया, खाली रह गया। क्या जितना टैक्स हमको दिल्ली में मिल रहा था, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है, तो जेब से लगाना पड़ रहा है। तो जब टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं होने लगा तो इसका दिमाग फिर खराब हुआ, और जब दिमाग फिर खराब हुआ तो ये वापस राजधानी कहां ले गया, दिल्ली। देखो ये वापस ले गया, कहां ले गया, दिल्ली। देखो 1335 में ये पुनः राजधानी इसने किसको बनाई, दिल्ली में। 1327 में ये दिल्ली से देवगिरी लाया और वापस कहां ले गया, दिल्ली ले गया। अब जब ये देवगिरी लाया था तो इसने देवगिरी का नाम बदल के क्या रख दिया था, दौलताबाद। देवगिरी का नाम दौलताबाद किसने रखा, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने रखा, मोहम्मद बिन तुगलक। दौलताबाद को कुव्वतुल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहा जाए कि देवगिरी का दूसरा नाम दौलताबाद और इसका एक और नाम क्या है, कुव्वतुल इस्लाम। तो इस तरह से इसने राजधानी परिवर्तन की। अब बताओ क्या इसकी राजधानी परिवर्तन की योजना सफल रही, क्या असफल, असफल रही। इसने जो सोचा वो क्या रहा, असफल। फिर इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। कैसी मुद्रा, सांकेतिक। इसके समय में सोने और चांदी की मुद्रा चलती थी। किसकी मुद्रा, सोने और चांदी। सोने और चांदी की मुद्रा चलती थी। ईरान और चीन की तर्ज पर इसने तांबे की मुद्रा चलाई। किसकी मुद्रा चलाई, तांबे की। मुख्य रूप से तांबे की मुद्रा चलाई। अब मेरी बात समझना, क्या सोना और चांदी आसानी से उपलब्ध होता है क्या? जहां आज सोने और चांदी की खदान है, राजस्थान का नाम सुना? भारत में राजस्थान में चांदी की खदान है। किसकी खदान है, चांदी की। भारत में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन कौन करता है, राजस्थान। कौन करता है, राजस्थान। इसके अलावा अगर देखें, कर्नाटक में सोने की खदान है, कोलार और हट्टी। किसकी खदान है, सोने की। क्या आप जा सकते हो कि सर थोड़ा सोना चाहिए हमको जाने में, जा सकते हो क्या? किसका नियंत्रण है, सरकार का। आप अभी आपका जो घर है आपने उसको तोड़ा और फिर से बना रहे हो, नींव खोदी, तो आपके यहाँ सोने के भंडार निकल गए। आओगे अब तो मजा आ गया। गवर्नमेंट के चल पीछे का सर, ऊपर तक तेरा, इसके नीचे जो भी हो मेरा है। पता है आपको, आपकी जमीन की खुदाई में कुछ भी निकले वो आपका नहीं है। किसका है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के इसको मुआवजा दो और पूरा एरिया क्या करो, सील करो और यहाँ खुदाई करो, सब अपना है। बात समझ में आई? तो जब आज सरकार का अधिकार है तो उस समय किसका अधिकार था, राजा का। क्या जनता के पास अधिकार था? नहीं था। लेकिन जब इसने तांबे की मुद्रा चलाई
तो तांबा उस समय आसानी से उपलब्ध था, तो घर घर में तांबे की मुद्रा छपने लगी, उसकी ढुलाई होने लगी। अब पता चला कि यार सिक्के बाजार में इतने हो रहे और अपने इतने तो जारी नहीं किए अपन ने, ये क्या मामला है। इससे ये साबित होता है कि जनता तब भी 420 थी और कुछ जनता आज भी 420 है ना, ये साबित होता है। तो फिर बोले क्या करें, इससे तो राजकोष में कमी आ रही है। इस कारण से इसने तांबे की मुद्रा मतलब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्या करवा दिया, बंद करवा दिया और तांबे की मुद्रा को जमा करवाने का आदेश दिया। तो भैया तांबे की मुद्रा जो है वो आके क्या करो, आप जमा करो और बदले में सोने और चांदी की मुद्रा ले जाओ। लगभग चांदी की मुद्रा इसने दी थी। अब ऐसा कहा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा का ढेर लग गया महल के सामने और कई लंबे समय तक सांकेतिक मुद्रा का ढेर क्या पड़ा रहा। इसने बोला झंझट ले लिया यार अपन ने, तो इसके महल के बाहर सांकेतिक मुद्रा का क्या लग गया, ढेर लग गया। तो देखो पहले क्या किया इसने, कर दो, आप कर में वृद्धि की, क्या हो गया, असफल। अमीरे कोही की स्थापना की, असफल। राजधानी परिवर्तन की, असफल। और इसने फिर सांकेतिक मुद्रा चलाई, ये भी क्या हो गई, असफल। तो इसके जीवन के सारे काम शुरुआत के क्या हुए, असफल। फिर एक व्यक्ति है इतिहासकार एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस ने इसे उपाधि दी है और कहा है अमीरों का युवराज। क्या कहा है, अमीरों का युवराज। अमीरों का ही हो सकता है, इतना झेलना मुश्किल है। दिनार नामक नया सोने का सिक्का इसने चलाया। किसका सिक्का चलाया, सोने का। और चांदी के सिक्के के स्थान पर सोने का नया सिक्का चलाया, उसको क्या नाम दिया, अदली। क्या नाम दिया, अदली। 1336 में इसी के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। किसने की, हरिहर और बुक्का। जब हम विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं, कौन से साम्राज्य को, विजयनगर, तो पूरा विजयनगर साम्राज्य अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। कौन सा साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में पहचान है हम्पी की। किसकी पहचान है, हम्पी। हम्पी, हम्पी आता है कर्नाटक में। हम्पी कहां पे आता है, हम्पी को किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता है, विजयनगर। और ये हम्पी जो है एक नदी के किनारे है। इस नदी का नाम है तुंगभद्रा। कौन सी नदी, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन है, हम्पी। हम्पी किसकी राजधानी के रूप में, विजयनगर। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1336। और किसने की, हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था। क्या था, संगम। और ये पहले मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन थे। किसके अधीन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इनकी सेवा से प्रसन्न था, इसलिए इन्हें शासन करने के लिए एक क्षेत्र दिया, जो बाद में किसके नाम से जाना गया, विजयनगर। चूंकि इनके पिता का नाम संगम था, तो हरिहर बुक्का के वंश को संगम वंश कहा जाता है। कौन सा वंश कहा जाता है, संगम वंश। अगर कहा जाए विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन सा है, संगम वंश। और संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का, इन्होंने स्थापना की कौन से साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक है कृष्णदेवराय। कौन है, कृष्णदेवराय। विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक देखने को मिलेगा कृष्णदेव। तो हमने देखा कि विजयनगर साम्राज्य भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ, स्थापित हुआ। गुजरात का विद्रोह जो 1351 में हुआ, वो इसके जीवन काल का क्या था, अंतिम विद्रोह, क्योंकि इसके बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह किसके समय हुए, मोहम्मद बिन तुगलक। कल मैंने एक चीज बताई थी कि विद्रोह क्यों होते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, तो जितने अधिकांश शासक जो गयासुद्दीन तुगलक के अधीन थे, उन्होंने कहा अपन तो इसके अधीन थे, अब ये चला गया है तो अपन क्या हो जाओ, स्वतंत्र। स्वतंत्र होने का मतलब है कर भेजना बंद कर देना। क्या भेजना बंद करना, कर, कि अब हम तुमको कर नहीं भेजेंगे। तो इसी को कहा जाता है कि तुमने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर। जैसे आपके माता पिता ने आपको बड़े नाजों से लाड से पाला पढ़ाया,
आप पुलिस में भर्ती हो गए, ठीक, आपकी जॉब लग गई, शहडोल जिला मिल गया, सीधी मिल गया, रीवा मिल गया, सतना मिल गया, माता पिता की आस है कि चलो बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगी, अब परेशानियां दूर होगी। शुरुआत में आपने पैसे भेजे, क्या भेजे, पैसे भेजे, पर फिर किसी के कहने में आ गए, हो सकता है आपका विवाह हो गया हो, तो आपने पैसे भेजना बंद कर दिए, तो आपने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। बात समझ में आ गई, विद्रोह की। तो जिन रियासतों ने टैक्स भेजना बंद कर दिया उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा विद्रोह किसके समय हुए, मोहम्मद बिन तुगलक। खुरासान और कराचिल की ये दो अभियान भी किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक, और ये भी माने जाते हैं असफल, क्योंकि सही समय पे निर्णय नहीं लिए किसने, मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो एक इतिहासकार है बदायूनी, इसने कहा राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये बदायूनी ने कहा, किसके संबंध में कहा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि ना तो अब राजा को प्रजा के लिए कुछ करना पड़ेगा, ना प्रजा को राजा को झेलना पड़ेगा। आज ये कर रहा है, कल वो कर रहा है, तो इससे लोग क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो ना राजा को प्रजा के लिए कुछ करना पड़ेगा, ना प्रजा को राजा के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये कथन किसका है, बदायूनी का है। किसके संबंध में, मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तो इसका चचेरा भाई शासक बनता है। इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है, फिरोज शाह तुगलक। इसका चचेरा भाई शासक बनता है, इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है, फिरोज शाह तुगलक। तो पहले शासक बना था गयासुद्दीन तुगलक, फिर बना था मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर बया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर, अकबर कहा, ये क्वेश्चन पिछली बार शायद था, ये क्वेश्चन था पिछली बार, है ना। देखो अकबर तो मुगल काल का है, अकबर कौन से काल का है, मुगल काल का। तो दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक। इसके कुछ काम हैं जिसके कारण से इसे दिल्ली सल्तनत का क्या कहा गया, अकबर कहा गया। क्लियर है, एक बार इसको देख लीजिए, जहां आपको डाउट आ रहा है पूछ लीजिए, जहां पे आपको डाउट आ रहा है पूछ लीजिए, फिर आज ओलंपिक खत्म कर देते हैं। ये दिल्ली में है, बड़े आगे। कल खेल खत्म हो जाएंगे आपके, है ना, कल खेल खत्म हो जाएंगे, हॉकी खत्म हो जाएगा, एशियाई खेल खत्म हो जाएंगे, कुछ छोटे छोटे गेम्स है वो है, तो मतलब गेम्स का पूरा पार्ट आपका कल खत्म हो जाएगा। फिर मैं कल्चर स्टार्ट करूंगा, बनारस घराना, ये घराना, वो घराना। एडवर्ड थॉमस का नाम याद रखना, ये क्वेश्चन एमपी पुलिस कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पे बहुत दया दिखाता है। हाँ, उसने जारी किए थे, चांदी को बंद करके भेज दूं। जितनी पीडीएफ आपको ग्रुप में आ रही है उतनी रेगुलर करते जाएंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम देख लेते हैं ओलंपिक का बचा हुआ पार्ट।
बातें मत करो यार। मशाल वाला तो हो गया था ना कल, यहां तक हो गया था। ओलंपिक भाग 2 है ना। देखो, ओलंपिक खेलों में एथलेट स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी मिल्खा सिंह। लेकिन मिल्खा सिंह ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीते। और मिल्खा सिंह जी पदक जीते थे राष्ट्रमंडल में, कॉमनवेल्थ में। किसमें जीते थे? कॉमनवेल्थ। ठीक है। भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में 1928 में भाग लिया। कब भाग लिया? 1928। ध्यान देना, भारतीय टीम ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था 1928 में, और यह ओलंपिक हुआ था एम्स्टर्डम में, है ना, नीदरलैंड में। ठीक है। भारतीय हॉकी ने अब तक ओलंपिक में 12 पदक जीते हैं। कितने पदक? 12। मतलब 1928 से 2020 ओलंपिक का जो सफर है, उसमें अब तक भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कितने पदक जीते? 12। 1928 में गोल्ड जीता है, 32 में गोल्ड जीता है, 36 में गोल्ड जीता है ना, 48, 52, 56 क्या जीता है? गोल्ड। फिर 60 में सिल्वर, 60 में सिल्वर, 64 में सिल्वर, है ना, 68 में सिल्वर, है ना। 60 चला गया, 60 दो बार आ गया। चलिए 48 में क्या जीता था? गोल्ड, है ना। आगे पीछे इसको समझ लेना। 72 में क्या जीता? ब्रॉन्ज। क्या जीता? ब्रॉन्ज। ठीक है। चलिए, अब हॉकी में कितने जीते? 4। इसमें एक आध मिस है। 2020 डबल है ना, 48। 2020 ओलंपिक, 2020-21, 2020-21 में ब्रॉन्ज जीता है। क्या जीता है? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक। अब देखो, ओलंपिक में हमने शूटिंग में 4 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 4। हॉकी में कितने जीते हैं? 12। हॉकी में कितने जीते हैं? 12। शूटिंग में हमने 4 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 4। राज्यवर्धन सिंह राठौर, है ना, किसने जीता? राज्यवर्धन सिंह। और राज्यवर्धन सिंह ने 2004 में जीता एथेंस ओलंपिक। और कौन सा पदक जीता? सिल्वर। किसमें जीता? शूटिंग में। फिर अभिनव बिंद्रा ने जीता। कब जीता? 2008। कौन सा ओलंपिक? बीजिंग ओलंपिक। और क्या जीता? गोल्ड। फिर विजय कुमार कब जीता? 2012 लंदन ओलंपिक, सिल्वर। फिर जीता गगन नारंग 2012 लंदन ओलंपिक, ब्रॉन्ज, बिफोर ब्रॉन्ज। ठीक। तो शूटिंग में ओलंपिक में भारत के कितने पदक? 4 पदक। बॉक्सिंग में भारत ने 3 पदक जीते। कितने पदक? 3। विजेंदर सिंह ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। ये सबसे पहला बॉक्सिंग पदक था। फिर मैरी कॉम ने जीता। किसे जीता? मैरी कॉम। फिर जीता लवलीना बोर्गेहेन ने। तो हमने बॉक्सिंग में कितने पदक जीते? 3 पदक। फिर हम देखें कुश्ती में भारत ने कितने पदक? 7। कुश्ती में पहला पदक केडी जाधव, ये मैंने बता दिया था आपको। फिर सुशील कुमार ने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं, एक 2008 और 2012। सुशील कुमार ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं। 2008 में ब्रॉन्ज जीता है, 2012 में सिल्वर जीता है। क्लियर है। इसके अगले खिलाड़ी योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त भी किसके खिलाड़ी है? कुश्ती के। किसके खिलाड़ी है? कुश्ती के, है ना। साक्षी मलिक किसकी खिलाड़ी है? कुश्ती की। रवि दहिया और बजरंग पुनिया। ठीक है। बैडमिंटन में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 3। साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था 2012 में। पीवी सिंधु 2 पदक। देखो 2016 रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता। कौन सा पदक? रजत पदक। जबकि
टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी, लेकिन पीवी सिंधु, लेकिन पहली महिला पीवी सिंधु। और पहला खिलाड़ी कौन है? सुशील कुमार। टेनिस में भारत ने 1 पदक जीता है और टेनिस में एकल स्पर्धा में पदक जीता है लिएंडर पेस ने। टेनिस में भारत के लिए पदक किसने जीता? लिएंडर पेस। और लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। और ये जीता है 1996 अटलांटा ओलंपिक। तो टेनिस में भारत को 1 पदक मिला है, लिएंडर पेस ने जितवाया है। और अटलांटा ओलंपिक, अटलांटा आता है अमेरिका में। अटलांटा में कोका कोला का म्यूजियम भी है। किसका म्यूजियम? कोका कोला। तो टेनिस में भारत को 1 ही पदक मिला है अभी तक, लिएंडर पेस 1996 अटलांटा ओलंपिक। वेट लिफ्टिंग में भारत ने 2 पदक जीते। पहला पदक जितवाया था कर्णम मल्लेश्वरी, है ना। अगर मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूं, वेट लिफ्टिंग, तो पहला पदक भारत को जितवाया था कर्णम मल्लेश्वरी। और दूसरा पदक दिलाया मीराबाई चानू। किसे दिलवाया? मीराबाई चानू। और ध्यान रखना, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता, जबकि कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में जीता था। कौन से ओलंपिक में? सिडनी। ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है। और सिडनी ओलंपिक हुआ था सन 2000 में। सिडनी कहां पे आता है? ऑस्ट्रेलिया में। एथलीट में भारत ने कितने पदक जीते? 3। 2 पदक नॉर्मल प्रिजार्ड ने जितवाए और 1 पदक किसने जितवाया? नीरज चोपड़ा। एथलीट में भारत ने कितने पदक? 3। 2 पदक जितवाए नॉर्मल प्रिजार्ड ने। इसने कितने पदक जितवाए? 2। और नीरज चोपड़ा ने पिछली बार जीता गोल्ड, है ना, 1 गोल्ड। तो एथलेटिक में कितने पदक हो गए? 3। अब देखो 2020-21 में ओलंपिक में भारत का सफर, है ना, टोक्यो। अब गिनना चाहो तो गिन लो। 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 7 26, है ना, 26 और 3 29, 29 और 1 30, 30 और 2 32 और 3 35। मतलब ओलंपिक में आज तक भारत के कुल पदक कितने? 35। कल भी कहा था। अब तक भारत ओलंपिक में कितने पदक जीत चुका है? 35। याद रहेगा। हॉकी में 12। क्लियर। चलिए अब 2020-21 जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें भारत के पदक देख लो। रवि दहिया ने कुश्ती में क्या जीता? सिल्वर। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में क्या जीता? ब्रॉन्ज। ये बहुत काम का है आपके लिए, क्योंकि अगला ओलंपिक तो है नहीं अभी, तो इसी से आपकी कांस्टेबल में क्वेश्चन बनने की क्या रहेगी? संभावना रहेगी। बजरंग पुनिया का नाम अभी आंदोलन में हाईलाइट भी था। तो बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता? ब्रॉन्ज। बी फॉर ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक। हॉकी में भारत ने क्या जीता? ब्रॉन्ज। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड। और आपको पता होगा 7 अगस्त भारत कौन से दिवस के रूप में मनाएगा? भाला फेंक दिवस। लगा था हमारे से। भाला फेंक दिवस है ना। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। मीराबाई चानू ने क्या जीता? सिल्वर। अब देखो ओलंपिक का शुभंकर बताया था। पहला शुभंकर क्या था? वाल्डी। और 2020-21 के ओलंपिक का शुभंकर था मिराइतोवा और सोमाइटी। टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन रहा? अमेरिका। उसने टोटल कितने पदक? 113। ये कितने पदक जीते ये महत्वपूर्ण है। फिर देख लो भारत का स्थान कौन सा रहा? 48वां। टोक्यो ओलंपिक में भारत का 48वां स्थान रहा। अच्छा, पैरा ओलंपिक में हमारा स्थान कौन सा है? 24वां। पैरा ओलंपिक में हमारा स्थान 24वां है और ओलंपिक में 48वां। देखो पहले ओलंपिक का आदर्श वाक्य था सीटीएस, आल्टीएस और फोर्टीएस। ये पिछली बार का क्वेश्चन है। और देखो अब उसमें एक और शब्द जोड़ दिया, कम्युनिटर। कौन सा शब्द जोड़ दिया? कम्युनिटर।
तो पिछली बार क्वेश्चन बना था पुलिस आरक्षक में कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ दिया गया है, कम्युनिटर। तो अब ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कितने शब्द हो गए, 4, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। ये ओलंपिक का क्या है, आदर्श वाक्य। इस तरह से हमारा ओलंपिक पार्ट 2 क्या हो गया, पूरा हो गया। कल हॉकी है ना, एशियाई खेल और दूसरी छोटी मोटी स्पर्धाओं के सन देखने, बाकी आपका जो खेल का पूरा टॉपिक है वो आपका कांस्टेबल की दृष्टि से या कोई भी एग्जाम दो आपका क्या रहेगा, पूरा रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक बार देख लीजिए। हो गया था ना ये तो? आप तो पदक ध्यान रख लोगे तो काम हो जाएगा, इतना डिटेल नहीं पूछेगा। एक दो बार पढ़ोगे तो चीजें आपको याद रहेगी, है ना, एक दो बार आप पढ़ोगे तो चीजें आपको याद रहेगी। भेज दूं ग्रुप में? चलिए बताना, किसे असफलताओं का बादशाह कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह किसके समय हुए? किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज्यादा बार या यूं कहा जाए 24 मंगोल आक्रमण किसके समय हुए? गयासुद्दीन तुगलक। किसके समय? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान कौन सा था? बंगाल का अभियान। किसका अभियान? बंगाल। गयासुद्दीन तुगलक की षड्यंत्र पूर्वक हत्या किसने की? किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। अगर कहा जाए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? कृषि से। 2 आप कर क्षेत्र में वृद्धि किसने की? कर की दर 1/4 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 1/2। कितनी कर दी? 1/2। उसकी योजना सफल रही, असफल? असफल। अमीर कोही सफल, असफल? असफल। अगर कहा जाए सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई? मोहम्मद बिन तुगलक। किसे चलाई? मोहम्मद बिन तुगलक। देवगिरी का नाम बदल के क्या रखा गया? दौलताबाद। देवगिरी कहां पे आता है? महाराष्ट्र। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन कब किया? 1327। मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी से राजधानी पुणे का ले गया? दिल्ली। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का। विजयनगर की राजधानी हम्पी। विजयनगर की राजधानी हम्पी कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम? संगम। क्या नाम था? संगम। चलिए, ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 35। कितने जीते हैं? 35। हॉकी में 12। हॉकी में 12। हॉकी में 12। शूटिंग में 4। शूटिंग में 4। बैडमिंटन में 3। बैडमिंटन में 3। बैडमिंटन में 3। कुश्ती में 7। 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 बॉक्सिंग में 3। बॉक्सिंग में 3। बॉक्सिंग में 3। टेनिस में 1। टेनिस में 1। टेनिस में 1। वेट लिफ्टिंग में 2। वेट लिफ्टिंग में 2। वेट लिफ्टिंग में 2। एथलेटिक्स में 3। एथलेटिक्स में 3। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 7 अगस्त को कौन सा दिवस? भाला फेंक दिवस। 2020-21 का ओलंपिक कहाँ हुआ? टोक्यो।
2024 का ओलंपिक का होगा पेरिस। पेरिस किसकी कैपिटल? फ्रांस की। किसकी कैपिटल? फ्रांस की। भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में हिस्सा लिया? 1928। कब लिया? 1928। और मेजर ध्यानचंद इसके कप्तान थे। कौन थे? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है? हॉकी का जादूगर। उनका जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत में दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद। और 2022 में मेजर ध्यानचंद किसको मिला? अंचत शरद कमल। अंचत शरद कमल। मेजर ध्यानचंद का पुराना नाम राजीव गांधी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये किसका पुराना नाम है? मेजर ध्यानचंद का। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद। उसके बाद अर्जुन, उसके बाद द्रोणाचार्य। कौन सा? द्रोणाचार्य। कौन सा? द्रोणाचार्य। तो ये भारत सरकार देती है। कौन देती है? भारत सरकार। कौन देती है? भारत सरकार। क्लियर है? तो इसके आगे हम कल देखेंगे। कल शुक्रवार है, एमपी का टर्न है। खेलों में आपका कल खेल का पार्ट पूरा हो जाएगा। उसको बार बार पढ़िएगा, देखिएगा, खेल से क्वेश्चन बनेगा। तो पूरी कोशिश है जितने खेल हमने किए उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। पढ़ेंगे तो चीजें याद रहेगी। बार बार पढ़िएगा। समय आपके पास क्या है? कम है। चलिए, आप सोचे एक दो बार पढ़ लें और ध्यान रह जाए तो थोड़ी उम्मीद उस पर क्या है? कम है। तो पढ़ के देख लीजिएगा। दूसरी चीज, संडे को अच्छा है आप सारी चीजों का रिवीजन करें। जितना आप सोमवार से शनिवार पढ़ रहे हैं उसका टाइम डिसाइड कर ले कि सुबह इतना समय तो मैं बाकी चीजों पे किसके दूंगा? रिवीजन में, है ना। पढ़ोगे तो सही, लेकिन रिवीजन से चीजें आपको स्टेब्लिश होंगी, चीजें आपको याद रहेंगी। तो रविवार में एक निश्चित समय खोज लें कि इस समय मुझे क्या करना है? रिवीजन। एग्जाम तो दे रहे हो ना, तो अच्छे